हेलो एंड नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र शुक्ला एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सरकारी जॉब एकेडमी पे। दोस्तों, आज हम एक पॉलिटी के एक नए टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसका नाम है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का महान्यायवादी। देखिए, इसको मैंने पहले से ही लिख दिया है और पूरा का पूरा केवल 5 मिनट के वीडियो में संपूर्ण भारत का महान्यायवादी जो है वो आपका फिनिश हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का जो महान्यायवादी है वो कैसा पद है या कैसा निकाय है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय ऐसा निकाय होता है, ऐसी बॉडी होती है जिसका जिक्र आपको संविधान में मिलता है। तो अगर हम भारत के महान्यायवादी की बात करें तो इसका जिक्र जो है भाग 5 और अनुच्छेद 76 में मिलता है। आप देखिए, भाग 5 और अनुच्छेद 76 में इसका जिक्र मिलता है। फिर दूसरा चीज इसमें यह पूछता है कि बताइए कि भारत का महान्यायवादी का पद कहां से ग्रहण किया गया है। तो भारत के जो महान्यायवादी हैं दोस्तों, उनका पद जो ग्रहण किया गया है वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट से, यानी कि ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अंतर क्या है, ब्रिटेन में जो महान्यायवादी होता है दोस्तों वो वहां के मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत में महान्यायवादी मंत्रिपरिषद का सदस्य बिल्कुल भी नहीं होता है। तीसरी चीज कौन है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन सा है, विच इज द हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द इंडिया, तो आपका आंसर होगा भारत का महान्यायवादी, या हम यूज सिंपल से शब्दों में यूं कहें कि भारत सरकार का वकील। ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों, आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि अगर भारत का महान्यायवादी बनना है तो हमारे पास कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो भारत का महान्यायवादी बनने के लिए ठीक वही योग्यता होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता होती है। और सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता क्या होती है, पहले तो वो भारत का नागरिक हो, और दूसरा दोस्तों होना चाहिए कि वो कम से कम किसी भी भारत के किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल को न्यायाधीश के तौर पर रहा हो, अथवा भारत के किसी भी हाई कोर्ट में वो 10 साल तक उसने वकालत की हो, अथवा राष्ट्रपति के नजरों में विधि का ज्ञाता हो। इन तीनों में से कोई, ये तीनों अथवा में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। या तो 5 साल वो न्यायाधीश के तौर पे रहा हो किसी भी हाई कोर्ट में, या तो 10 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में वकालत किया हो, या फिर राष्ट्रपति की नजरों में वो विधि का यानी कानून का अच्छा जानकार हो या ज्ञाता हो, तो आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नियुक्ति, अगर हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति की बात करें तो इसकी नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करता है, वो भी प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जिसको भी बोलेगा राष्ट्रपति उनको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पर नियुक्त कर देंगे। इसके बाद कार्यकाल की बात करें अगर, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अटॉर्नी जनरल का कोई फिक्स कार्यकाल नहीं है। इसका कार्यकाल टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक है। ठीक है, आप ये ध्यान रखना, टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, कोई फिक्स कार्यकाल संविधान में वर्णित नहीं है। इसके बाद अगर हम वेतनमान की बात करें तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की कोई फिक्स वेतनमान नहीं है। राष्ट्रपति प्रति केस के हिसाब से, जितने भी केस लड़ता है उस हिसाब से उसको सैलरी देता है या वेतन देता है। इसके बाद कार्य क्या है, कार्य क्या है दोस्तों, इसका कार्य क्या है, ये भारत के किसी भी कोर्ट में भारत सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखता है, यानी कि भारत सरकार को वकील का काम करता है। और दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित विषयों पर, जो भी राष्ट्रपति निर्देशित करता है विषयों पर, उसको भारत सरकार को वो अपनी लीगल एडवाइस देता है, यानी कि विधिक सहायता प्रदान करता है। ये कार्य है किसका, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। फिर उसके बाद शक्ति की बात करें अगर, तो दोस्तों इसके पास शक्ति होती है कि भारत के किसी भी न्यायालय में ये सुनवाई कर सकता है या सुने जाने का इसको अधिकार है। और दूसरी चीज, इसकी दूसरी पावर क्या होती है कि संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, या फिर संयुक्त बैठक हो, ठीक है, उसकी कार्यवाही में ये भाग ले सकता है, उसकी मीटिंग में वो भाग ले सकता है। तो संसद के किसी भी सदन की मीटिंग में, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो या फिर संयुक्त अधिवेशन हो, उसमें ये भाग ले सकता है। तीसरी चीज इसके पास होती है क्या पावर, इसके पास पावर होती है क्या, संसदीय कमेटी का सदस्य बनने की। ये संसदीय कमेटी का सदस्य बन सकता है, हालांकि वो संसद का मेंबर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कौन सा ऐसा सदस्य होता है जो संसदीय कमेटी का सदस्य बन जाता है लेकिन संसद का सदस्य बिल्कुल भी नहीं है। आंसर क्या होगा, भारत का महान्यायवादी। इसके अलावा दोस्तों सीमाएं भी है इसके पास। पहली सीमा तो इसकी ये है कि भारत सरकार के खिलाफ बिल्कुल भी केस नहीं लड़ सकता। दूसरी सीमा इसकी ये है कि ये जो है ये प्राइवेट वकालत तो कर सकता है लेकिन क्रिमिनल केसेस नहीं लड़ सकता, केवल सिविल केसेस को लड़ सकता है।
और तीसरी इंपॉर्टेंट सीमाएं या लिमिटेशंस की ये है दोस्तों कि ये राष्ट्रपति के बिना अनुमति की, पूर्वानुमति की किसी भी कंपनी के संचालक के पद नहीं ग्रहण कर सकता। फिर इसके बाद बात करें इस्तीफा की, तो ये इस्तीफा जो देता है राष्ट्रपति को ही देता है, और इसकी सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल होते हैं और कुछ अतिरिक्त जनरल इसकी सहायता के लिए दोस्तों होते हैं। ठीक है, आपको एक होमवर्क देता हूं, आप कमेंट करके बताएं कि वर्तमान में भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। ठीक है, ये आपके लिए कमेंट है। तो ये सारी चीजें भारत के महान्यायवादी के एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।